नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश जिंदल Yes. फ्रॉम मेडेला कैंसर क्यूर सेंटर इन कैलकाटा। आज अपन कैंसर के बारे में ओपन हाउस रखेंगे। बिफोर आई बिगिन, आपको दो शब्द अपने अस्पताल के बारे में बताना चाहूँगा। हम लोगों का कैंसर हॉस्पिटल है अगरपाड़ा में, कलकत्ता में। वी गॉट अ स्टेट ऑफ द आर्ट रेडिएशन यूनिट, रेडियोथेरेपी यूनिट, जिससे कैंसर पेशेंट्स का रेडिएशन से ट्रीटमेंट होता है। हेल्सियन हमारा यूनिट का नाम है, जो कि वेरियन यूएसए की कंपनी ने बनाया है। और ईस्टर्न इंडिया में इस तरह के खाली 2 यूनिट्स और हैं। प्लस हमारे पास में जो वार्ड फैसिलिटी है, उसमें हम लोग सब तरह के कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सब तरह के ट्रीटमेंट उसके अंदर में कर सकते हैं हम लोग। तो अभी आज के बारे में ओपन हाउस रखने का मकसद ये है कि लोगों के मन में, आप लोगों के मन में, जो मेरे पेशेंट्स हैं, उनके जो अटेंडेंट्स हैं, उनके दिमाग में कई सवाल होते हैं जो शायद या तो अस्पताल को देख के उनको घबराहट होती है, या अपने मरीज को देख के घबराहट होती है, या अपने मरीज के सामने नहीं पूछना चाहते हैं, या डॉक्टर के सामने हिचकिचाते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल, चाहे आपके मरीज से संबंधित हो चाहे नहीं हो, अगर कुछ दिमाग में है, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, तो आज ये दिन उसी के लिए रखा गया है। 1 घंटे का टाइम है अपने पास में। जो भी सवाल आपके मन में आए कैंसर से संबंधित, चाहे वो आपका इलाज इस अस्पताल में हुआ कि नहीं हुआ, ये भी ज़रूरी नहीं है। आपका कोई कैंसर पेशेंट घर में है या नहीं है, भगवान करे नहीं हुए, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अपन इसको आज ओपन हाउस रखेंगे। जिसके जो मर्जी आए सो मेरे से पूछ सकता है, और कोई इसमें हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। कोई इसके अंदर में आपका चार्ज नहीं लग रहा है। दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट सेशन ऑफ इट्स टाइप। और फिर अपन यही चेष्टा करेंगे कि अपन जो है हर महीने कम से कम एक इस तरह का ओपन हाउस रख सकें। मैं पहले शुरुआत करता हूँ इसकी, ताकि कुछ भूमिका बने, कुछ आप लोगों को अंदाज़ा हो कि क्या पूछना चाहिए और क्या हो सकता है। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि आजकल हर घर में होती है। सबको मालूम है, सबको ये पता होता है कि अमुक दोस्त को, अमुक फैमिली के अंदर में उसको कैंसर है। हालांकि ये नहीं पता होगा कि उस घर में कब किसी को फ्रैक्चर हुआ था, या कब किसी आदमी को निमोनिया हुआ था। लेकिन कैंसर के बारे में सबको पता होता है, और कम से कम भी 4 आदमियों को आप भी जानते होंगे जिनको कि कैंसर का रोग है। कैंसर के पहले समझने की चेष्टा करते हैं कि ये है क्या, अग्रिम संकेत क्या हैं इसके, जिसको कि अर्ली वार्निंग साइंस कहते हैं। मैं एक बार को एन्यूमरेट कर दूंगा, मैं जल्दी से गिना दूंगा, और कुछ 1-2 शब्द स्क्रीनिंग को बोल के उसके बाद इट इज गोइंग टू बी ओपन हाउस। तो अर्ली वार्निंग साइंस, जिनको कैंसर के अग्रिम संकेत जिनको बोलते हैं, वो ये होते हैं कि एक तो शरीर में कहीं भी स्वेलिंग हो, और वो स्वेलिंग ऐसी शुरुआत हो जो कि हार्ड हो, पेनलेस हो, और साइज उसका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हो। तो वो स्वेलिंग फिर शंकास्पद होती है और संदेह उत्पन्न करने वाली होती है, और उसको एक्सप्लोर भी करना चाहिए अपने को कि क्या हो रहा है। दूसरा ये सिम्टम होता है चेंज ऑफ वॉइस। अगर आपकी आवाज में फर्क आया है क्या, होर्सनेस हुई है क्या, या हिंदी में जिसको बोलते हैं आवाज बैठ गई है क्या, गला बैठ गया है क्या, अगर वो ज्यादा दिन तक रहता है तो फिर आपको किसी को दिखाना पड़ेगा। अगर खांसी है, अनएक्सप्लेन्ड खांसी है, राइट, नैगिंग कॉफ जिसको बोलते हैं, बार बार जरा जरा सी खांसी आती है, उसको देखवाइए जाके। कोई अगर ऐसी चीज हो कि चेंज इन बाउल हैबिट्स, आपके जो स्टूल हैबिट है, आपकी जो खाना खाने की जो आदत है, कहीं पे डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग तो नहीं है, आपको निगलने में तो तकलीफ नहीं है। पहले सॉलिड खाते थे, अब खाने में लिक्विड्स पे आ गए हैं, अब लिक्विड भी खाने में परेशानी हो रही है,
तो ये भी एक अर्ली वार्निंग साइन होता है कैंसर का। चौथा साइन है एबनॉर्मल ब्लीडिंग। शरीर के कोई भी हिस्से से, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, लेडीज के अंदर में जो जो पीरियड ब्लीडिंग होती है, या इसके अलावा कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग, स्किन के नीचे जो ब्लीडिंग हो, एबनॉर्मल है, अपने डॉक्टर को दिखाइए। या फिर कोई अल्सर हो जाए, अल्सर का मतलब छाला होता है, कहीं भी छाला होए, और यहाँ पे छाले से ज्यादा मतलब है जो मुंह में छाले होते हैं, ज्यादा मतलब उनसे है इसमें। वो छाला अगर ऐसा होए कि वो हील ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा वापस से, तो उसको दिखाने की बात होती है जाके। अगर बार बार अगर यूरिन में सिम्टम्स होते हैं, और यूरिन में सिम्टम्स ज्यादातर ये आदमियों के लिए है, अगर एक बार भी अगर यूरिन में ब्लड आता है, तो मेल्स को जनरली यूरिन में इन्फेक्शन होता नहीं है, अनलेस कहीं कोई स्टोन हो, या कहीं पे कैंसर हो, या फिर आदमी 60 के ऊपर हो जिसको कि प्रोस्टेट की तकलीफ हो सकती है। कभी भी ब्लड आता है यूरिन के अंदर में, जाके दिखाइए फौरन डॉक्टर को। अपने स्किन पे जो मोल होते हैं, जो मस्से होते हैं, उनमें अगर कोई चेंज होता है, जैसे साइज में बढ़ रहा हो, उसके रंग में फर्क आ रहा हो, उसमें से पानी निकल रहा हो, उसमें से ब्लीडिंग हो रही हो, तो भी ये एक अर्ली वार्निंग साइन है। इसके लिए भी जाके आपको जो भी आपका फैमिली फिजिशियन है उसको जाके कंसल्ट कीजिएगा। और एक साइन और है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। आजकल वेट लॉस का बड़ा फैशन है, सब लोग अपने अपने वजन को कम करने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर वेट लॉस ऐसा है जिसके लिए कि आपने प्रयास नहीं करा हो, आप उसके लिए जिम नहीं गए, एक्सरसाइज नहीं गए, उसके बाद भी अगर वेट लॉस हो रहा हो, तो ये भी एक अर्ली वार्निंग साइन होता है कि जाके दिखाइए कि क्यों हो रहा है वेट लॉस, है ना। दिस नीड्स टू बी एक्सप्लेन राइट एंड प्रॉपर। देन कम्स a word about screening, a word about risk factors. I think risk factors ज्यादा appropriate रहेंगे यहाँ के ऊपर में। मेरे से अगर कोई ये पूछे कि डॉक्टर साहब 3 इंपॉर्टेंट कॉज बताइए हमको कैंसर के, 3 इंपॉर्टेंट कॉज में मैं बोलूंगा टोबैको, टोबैको एंड टोबैको। चाहे स्मोकिंग हो चाहे स्मोकलेस हो, स्मोकिंग से, टोबैको से इतने कैंसर्स होते हैं जितना कि आप सोच नहीं सकते। अवॉइड कीजिएगा। अल्कोहल अवॉइड कीजिएगा। ओबेसिटी अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन आगे भी रिकमेंडेड था, अपने यहाँ से अपने ऋषि मुनियों ने एडवोकेट किया था, आज भी वही रिकमेंडेशन है, शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन। मीट, रेड मीट्स, पोल्ट्री, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन के अंदर में। स्क्रीनिंग के बारे में अमूमन लोगों को ये धारणा होती है कि जब स्क्रीनिंग हम लोग एडवोकेट करते हैं, जब स्क्रीनिंग के लिए निकलते हैं हम लोग, तो हमारी मंशा होती है कैंसर ढूंढने की, नहीं होती है ना। स्क्रीनिंग का सही जो उद्देश्य होता है, सही जो बात होती है, वो ये होती है कि हम लोगों ने अपनी अपनी जो ट्रेनिंग है, एमडी की, एमएस की, कैंसर की जो ट्रेनिंग है, और जो ट्रेनिंग है हम लोगों की, जो हॉस्पिटल में जो रह के इतने सालों से जो एक्सपीरियंस जो हमने अर्जित करा है, उसको देख के हम लोगों को ये समझ में आता है कि आपके शरीर में कुछ अग्रिम संकेत हैं जिनसे कि आपको आगे जाके रिस्क हो सकती है। उस बात को पकड़ने के लिए, उस बात को आपको सावधान करने के लिए स्क्रीनिंग होती है। ठीक है। तो स्क्रीनिंग में ये मत सोच के जाइएगा कि भाई कि डॉक्टर कुछ बीमारी ढूंढ रहा है हमें, नहीं। डॉक्टर आपको अग्रिम संकेत आपको ढूंढ रहा है, अग्रिम लक्षण ढूंढ रहा है कि जिसको हो, जिसको बता दें। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर कोई डायबिटीज का स्क्रीनिंग कैंप लगता है, वो आपका ब्लड शुगर करता है, आपका ब्लड शुगर जो फास्टिंग है 110 से 120 के अंदर में आता है, वो स्क्रीनिंग है, वो आपको स्क्रीनिंग में पकड़ा गया है। उस समय क्या होगा, अगर आपका शुगर उतना ही है, 110 120 के बीच में है, तो वो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बता सकता है आपको कि आप कुछ एक्सरसाइज ज्यादा कीजिए, आप कुछ उसमें से खाना कम कीजिए। वो सीधे आपको शुगर की दवाई उधर से नहीं लिख के भेजेगा। ये मतलब होता है स्क्रीनिंग करवाने का। तो आई थिंक मेरा जो अपनी तरफ से जो बोलने का था वो मैं इतना ही रखता हूँ। अभी आप लोगों के जो भी सवाल हो, जो भी कुछ हो, मेरे से जरूर पूछिएगा, मैं बताता हूँ आपको कि क्या कर सकता हूँ। उसके लिए यथासंभव आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा।
हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, जीन के ऊपर सर कैंसर का क्या इफेक्ट हो सकता है? क्या पूछा आपने? किसके ऊपर? जीन के ऊपर जीन्स जो के डी। ऊपर? यस सर। ओके, राइट। जीन्स के ऊपर में कैंसर का इफेक्ट नहीं होता है, कैंसर पे जीन्स का इफेक्ट होता है। ओके, कैंसर पे जीन्स का इफेक्ट होता है और शुरुआत ऐसे होती है कि कोई जीन एबनॉर्मल हो सकती है। एबनॉर्मल होने के भी दो तरीके होते हैं जीन्स के। एक तो एक तो आपको खानदानी एबनॉर्मल जीन मिले, वंशानुगत जिसको बोलते हैं, हेरिडिटरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक तो आपको वंशानुगत जो है, आपको आपको खराब जीन मिले, या फिर जीन के अंदर में बाद में खराबी हो जाए। बाद में खराबी क्यों होती है, उसके अनेक कारण हो सकते हैं, ठीक है। जीन में बाद में खराबी हो जाए, वो जीन से जो है, उससे क्या होता है कि डाउनहिल इफेक्ट चालू होता है। एक खराबी हुई है, उससे लेके दूसरी, उससे चौथी, उससे 10वीं, उससे 50वीं, और इस तरह से लेके उस जीन की खराबी से आगे जाके उस आदमी में कैंसर बन सकता है। ये असर होता है जीन का असर होता है कैंसर पे, नॉट द अदर वे अराउंड। थैंक यू सर। I have a question. From what age do people need to start worrying about having cancer? Because sometimes we see that very young people, as young as 3 to 4 year old children, have leukemia, and sometimes we see people who live till like 75, 80 and die of natural causes other than cancer. Yeah, that's a very interesting question that you asked me. See, it is like this: no age is actually immune to cancer, right? और मैं शायद हिंदी में ज्यादा बोलना चाहूंगा ताकि सब लोगों को समझ में आए बात। कोई भी उम्र ऐसी नहीं होती है जिसमें कि कैंसर नहीं हो सकता हो, ठीक है। और आई होप आपको मेरी हिंदी समझ में आएगी पूरी। हाँ, डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो कोई भी उम्र ऐसी नहीं होती है जिसमें कि आदमी को या आदमी को, मनुष्य को कैंसर नहीं हो सकता हो। कैंसर के रिस्क ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि बच्चों में आपको ल्यूकीमिया ज्यादा मिलते हैं, और अडल्ट्स के अंदर में अलग तरह के कैंसर्स मिलते हैं। सारी उम्र के अंदर में हो सकता है कैंसर, और अलग अलग से कैंसर्स के अलग अलग एज प्रेडिलेक्शंस होते हैं। जैसे ल्यूकीमियाज होते हैं, वो ज्यादातर आपको बच्चों में देखने को मिलते हैं। एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमियाज होते हैं, वो आपको बच्चों में देखने को मिलते हैं। लंग कैंसर जो है, वो आपको जनरली जो है 40 के बाद में, 50 के बाद में ज्यादा मिलता है, जब आदमी का स्मोकिंग करे हुए या जो भी एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर से एक्सपोजर हुए 15 से 20 साल हो जाते हैं, उसके बाद में लंग कैंसर होना शुरू होता है। ब्रेस्ट कैंसर की भी उम्र होती है। जैसे जैसे महिला की उम्र ज्यादा होती है, वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर की उम्र भी बढ़ने लगती है। जनरली 15 to 40 इज द हेल्दी टाइम। इस समय कैंसर का इंसिडेंस भी कम होता है। इज दैट ओके? थैंक यू। ओके। I have one question. Yes, please. So yearly we do a yearly checkup. Like most companies, they do a yearly checkup, and you go through your lipid profile, the lung, heart functioning, etc., so on and so forth. Yeah. If all these reports are fine, can we say that we are healthy or safe in terms of cancer, or should we do any specific kind of tests after the age of 30 or 35 to keep a track? Okay. You asked me two questions in one. So, will you be comfortable if I talk in Hindi? Yes, absolutely. Okay, great. Thank you. So, you know what? An annual health checkup is recommended for everybody. सबको करवाना चाहिए, और साल में एक दफे जरूर करवाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आर यू सेफ फ्रॉम अ मैलिग्नेंसी, अगर आपने जांच कराई है इस साल तो। देखिए, 40 के नीचे अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, अगर आपको कोई भी
तकलीफ नहीं है तो कैंसर स्क्रीनिंग हो भी नहीं पाती है ना, होती भी नहीं है जब तक कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री नहीं हो, जब तक, है ना, आपकी फैमिली के अंदर में भगवान ना करे कि कैंसर की हिस्ट्री चलती हो तो शायद स्क्रीनिंग आपको जल्दी करानी पड़ेगी, नहीं तो कैंसर स्क्रीनिंग जनरली स्टार्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 40 इन women एंड यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 50 इन men। औरतों में 40 के बाद करनी चाहिए, आदमियों में 50 के बाद करनी चाहिए। औरतों में क्या स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स हो सकते हैं? अच्छा, ये सारे प्रोसीजर जो हैं आपके जो रूटीन इवैल्यूएशन है, आपका जो रूटीन हेल्थ चेकअप है उसको छोड़ के हैं। एक तो होना चाहिए मैमोग्राफी, लेडीज के अंदर में मैमोग्राफी होना चाहिए। एक सर्वाइकल स्मीयर होता है, बच्चेदानी का मुंह जिसको सर्विक्स बोलते हैं, उधर से स्मीयर करके उसको देखना चाहिए। और एक इनको करना चाहिए है रेगुलरली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो एवरी वुमन फ्रॉम द एज ऑफ 15-16 ऑनवर्ड्स सबको करना चाहिए। ओके, इन मेन there is just about one screening procedure which is regularly recommended and which is a screening for a prostate cancer. It is a blood test which is called PSA, prostate specific antigen. ये करना चाहिए। Now for the second part of your question कि रूटीन ब्लड, आपका रूटीन एनुअल एग्जामिनेशन वो अगर नॉर्मल है तो आर यू फ्री फ्रॉम कैंसर? Well, under 40, it will be difficult to say, but usually you will be free from cancer, क्योंकि 40 के नीचे वैसे भी इंसिडेंस कमती होता है कैंसर का, है ना। But there are no sure guarantees. कोई आपको गारंटी नहीं देगा कि अगर आपने साल भर में अगर अभी करा लिया आपने एनुअल चेकअप तो आप अगले साल तक मेलिग्नेंसी फ्री रहेंगे, ये बात है। I have a question. Yeah. For how long, I'm glad you mentioned prostate cancer in your previous answer. My question is, for how long can you treat prostate cancer just by symptoms, so symptomatic treatment, versus when does dedicated treatment start? Like, for example, more intense cancer specific treatment like chemo, radiotherapy. So for how long does symptomatic treatment last before it shifts to more specific procedures? Okay, thank you for the question. और मैं यही प्रिज्यूम करूंगा कि मेरे ऑडियंस को सबको हिंदी आती है। हाँ, तो, बिल्कुल। हाँ, तो you asked me a question which is सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है प्रोस्टेट का? वेल, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो जैसा आदमी का सिम्टम होगा वैसा मेरे को करना पड़ेगा। यू प्रोबेबली वांट टू आस्क कि मैं कैंसर प्रोस्टेट को कितने दिन ऑब्जर्वेशन में रख सकता हूं और कितने दिन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसको देना पड़ेगा, यही पूछना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, बिल्कुल यही बात है। ओके, फाइन। सो cancer prostate observation is a huge spectrum. I mean, suppose you have a patient who's 80 years old और उसको अर्ली स्टेट है प्रोस्टेट का, तो उसको तो सारी जिंदगी आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो बिकॉज इट इज यूजुअली स्लो ग्रोइंग कैंसर। उसको आपको कोई ऑपरेशन कराने की भी जरूरत नहीं हो और उसको कोई हार्मोन ट्रीटमेंट अगर आप दें तो दें, नहीं तो शायद उसकी भी जरूरत नहीं पड़े उसको खाली आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। 80 साल का आदमी हो, 85 साल का आदमी हो, और प्रोस्टेट कैंसर जैसे जैसे उम्र आदमी की बढ़ती है वैसे वैसे ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन का एक वो तरीका होता है कि से इज अ यंग पर्सन, से अबाउट 55, 60, 65 में भी, ठीक है, उसको अच्छी सर्जरी हो गई है उसकी और उसके बाद के अंदर में कहीं कोई सिम्टम नहीं है, कहीं कोई लिम्फ, और अच्छी सर्जरी से मेरा मतलब है कि रेडिकल सर्जरी हुई है उसकी, प्रोस्टेट और उसके आसपास का सब कुछ निकाल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में जब तक उसका पीएसए नॉर्मल रहता है, ठीक है, अनडिटेक्टेबल रहता है पीएसए, जब तक उसको ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। नाउ द लाइन ऑफ थॉट इज क्वाइट डिवाइडेड ऑन दिस, लेकिन वो लाइन ऑफ थॉट का डिवीजन चालू होता है जब स्टेज आपका बीच का होता है। उसमें भी 60-65 में अर्ली स्टेज है,
तो आप खाली ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। लेट स्टेज है 60-65 में, कैंसर एडवांस स्टेज का था, तो आपको ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर ऑब्जर्वेशन में नहीं रख सकते। कुछ स्टेजेस बीच में ऐसी होती हैं जिनको कि हम T2C T3A कह सकते हैं, उनमें कभी कभी ऑब्जर्वेशन का चांस अपने को मिलता है, और यदि चांस मिलता हो तो लेना भी चाहिए। Thank you. Yeah. Sir, I have one question, sir. या सर पूछ रहे थे, अगर किसी के रिलेटिव में अगर नहीं हो कैंसर, तो हम उसको हो सकता है क्या कैंसर, सर? नहीं, अगर किसी के रिलेटिव मतलब क्लोज रिलेटिव, या फिर उनके कुछ जैसे आपने बोले ना कि कैंसर हो सकता है, ऐसे जिसके रिलेटिव वगैरह हो तो उसको हो सकता है, उसके लिए उसको स्क्रीनिंग करना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि कैंसर हेरिडिटरी भी होता है और फैमिलीज में भी होता है। फैमिलीज में एक सा कैंसर इसलिए होता है क्योंकि जनरली एक सा जीन मेकअप होता है, एक सा रहन सहन, एक सा खान पान, एक सी आदतें होती है, तो जाहिर है कि एक जैसी बीमारियां भी ज्यादा होंगी, है ना। लेकिन अगर किसी के रिश्तेदार को कैंसर, किसी की फैमिली में कैंसर नहीं हो, उसके किसी रिलेटिव को कैंसर नहीं हो, तो उसको हो सकता है क्या? एक वर्ड में जवाब है हाँ, हो सकता है ना, हाँ, एक शब्द में जवाब है। लेकिन ये देखा गया है कि अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स मतलब योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, इनको अगर कैंसर है तो आपको भी रिस्क ज्यादा होती है उस कैंसर की, ठीक है। लेकिन अगर इनको नहीं है कैंसर किसी को, तो ये मतलब नहीं कि आपको नहीं हो सकता, कभी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और 100 में से 85 केसेस जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जिनकी ना कोई फैमिली हिस्ट्री होती है और न ही हेरिडिटरी होता है। ओके। और सर पूछ रहे थे कि कब तक पता चलता है, जैसे हुआ कुछ सेल में कैंसर सेल, मतलब कब तक पेशेंट को पता चलेगा? दैट इज वेयर अर्ली वार्निंग साइंस कम इन ना, इसीलिए तो कैंसर के अग्रिम संकेत ढूंढते हैं। जैसे किसी लेडी को ब्रेस्ट में लंप हो, तो जिस समय लंप 1 सेंटीमीटर का होता है या 1 सेंटीमीटर में भी स्लाइटली लेस, बट देन अ लंप व्हिच इज 2 सेंटीमीटर्स इन साइज, कोई भी आराम से उसको पकड़ सकता है लंप को, राइट। तो यही अर्ली वार्निंग साइंस ही काम आती है। एक बार अगर किसी को यूरिन में ब्लड आता है किसी आदमी को, फौरन जाके डॉक्टर को दिखाएं, हो सकता है उसका प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए। एक बार होर्सनेस ऑफ वॉइस हो किसी को, एक बार उसके सर्दी के अंदर में आवाज उसकी बैठ गई हो, अगर वो एक बार के बैठने में अगर वो चला जाता है अपने डॉक्टर के पास में, हो सकता है उसका लंग कैंसर या कि उसका वोकल कॉर्ड का कैंसर हम लोग जल्दी पकड़ लें। या वो बोलता है कि नहीं अभी तो चलो होर्सनेस ऑफ वॉइस है, एक ही बार हुई है, अभी सर्दी भी पड़ रही है, कुछ इधर उधर का ट्रीटमेंट लेके ठीक कर लिया, हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन फिर अगली बार होगा, उस समय जाएगा तो लेट हो जाएगा। तो कितने सेल्स में डिटेक्ट कर सकते हो आप कैंसर, ये कहना अभी मुश्किल है, हालांकि स्टडीज हो रही हैं इसके ऊपर में भी। लेकिन कितने अर्ली वार्निंग साइंस पे अगर अपन लोग ध्यान दें तो उसमें जल्दी पकड़ सकते हैं, अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, अगर कोई नॉर्मल पेशेंट को सिस्ट हो सकता है, को किसी नॉर्मल पेशेंट को सर तो उसको लगा सकते हैं सर कोई वैक्सीन कैंसर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए? आपकी आवाज पूरी नहीं आई। अगर किसी नॉर्मल पेशेंट को, सर नॉर्मल पेशेंट को अगर किसी को सिस्ट हो सकता है, तो सर उसको क्या हम लोग कैंसर के लिए कोई वैक्सीन या कुछ भी लगा सकते हैं? नॉर्मल पेशेंट को क्या हो सकता है? नॉर्मल पेशेंट को क्या हो सकता है? सिस्ट हो सकता है। देखिए सिस्ट एक्चुअली में होता क्या है?
सिस्ट इज अ फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग, फ्लूइड से होता है। और कुछ नहीं होता सिस्ट इससे ज्यादा, है ना। अब 100 में से आई वुड से 99 सिस्ट आर हार्मलेस, कहीं भी हो सकती है, राइट, किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। सिस्ट में वहां चिंता की बात होती है जबकि इट इज अ मल्टीलोक्यूलेटेड सिस्ट, जबकि उसके अंदर में अंदर में सिस्ट में कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और स्पेशली जब 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 ओवरी में इस प्रकार की सिस्ट होती है तो वो लेके चिंताजनक होती है। नाउ सिस्ट के अगेंस्ट में कोई वैक्सीन होता है क्या? नहीं होता है। कोई वैक्सीन ऐसा नहीं है जिसको किसी को लगा दीजिए और आगे उसको सिस्ट नहीं होए, ऐसा कोई वैक्सीन नहीं होता। बहरहाल आई थिंक व्हाट योर रीजन ऑफ इंटरेस्ट वुड बी वैक्सीन फॉर अ सर्वाइकल कैंसर, लेकिन वो अलग बात है, वो अलग चीज होती है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर हाँ बोलिए। सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ अगर कोई पेशेंट का सर कैंसर डिटेक्ट हुआ कोई भी ऑर्गन पे, हाँ तो उसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी हो चुका है, उनका ट्रीटमेंट भी हो चुका है और वो स्वस्थ भी हो गया सर, हाँ, क्या सर वही पेशेंट का वो सेम ऑर्गन पे इन फ्यूचर कैंसर हो सकता है, दोबारा डिटेक्ट हो सकता है? देखिए ऐसा है कि जो बीमारी एक बार होती है उसको वापस होने की मनाही नहीं है ना। अगर एक ऑर्गन में कैंसर हो चुका है उसी ऑर्गन में वापस भी हो सकता है, वही कैंसर स्प्रेड होके और दूसरी ऑर्गन में भी जा सकता है, और हो सकता है कि जिस ऑर्गन से शुरुआत हुई हो कैंसर की उस ऑर्गन में वो आए नहीं वापस और दूसरी जगह आता रहे। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में, लंग कैंसर में अक्सर देखने को मिलता है। लंग में अगर आपने ट्रीट कर दिया एक बार, हो सकता है लंग में आए नहीं वापस कैंसर, लेकिन वो लेकर लिवर में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, कहीं भी और जा सकता है। तो जिस ऑर्गन से शुरुआत हुई थी उसमें भी हो सकता है और उसके कहीं और भी हो सकता है। ओके सर कोई प्रेग्नेंट वुमेन को पता चले कि उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, फिर उसको क्या करना चाहिए सर? डिफिकल्ट सिचुएशन, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इन द सेंस कि इफ इट इज इन द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, जब तो एडवाइजेबल रहता है कि उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए, ठीक है। और बाद के जो होते हैं, बाद के जो 6 महीने हैं, डिपेंड्स कि उसको किस टाइप का कैंसर है और किस स्टेज का कैंसर है, ये डिपेंड करता है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर कैंसर के स्टेजेस के बारे में थोड़ा बताइएगा सर, कैसे चेकअप होता है सर? स्टेजिंग ओके, कैसे चेकअप करते हैं? देखो हाँ। स्टेज के पहले यू नीड टू अराइव एट अ डायग्नोसिस, है ना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कैंसर का डायग्नोसिस का रिपोर्ट लेके आते हैं कि या तो उनके पास में FNAC होता है या फिर उनके पास में ट्रू कट बायोप्सी होता है ना। एक कागज होता है रिपोर्ट का कि इसको जो है एडिनोकार्सिनोमा है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जो भी है वो सब लेके आते हैं। वो एक रिपोर्ट से, एक जो कागज होता है उससे वो आके सब कुछ पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब क्या स्टेज है, कहाँ तक फैला है, लिमिटेड है, ऑपरेशन होगा, कीमो होगा, रेडिएशन होगा, कितने साल जिएगा, क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे। उनकी जो एंजाइटी है, उनकी जो चिंता फिक्र है, वो बात समझ में आती है, लेकिन उस एक जो कागज है, जो खाली बायोप्सी रिपोर्ट है, उसको देख के कोई भी डॉक्टर आपको सब कुछ बात उसके लिए नहीं बता सकेगा। उसके लिए जरूरी होता है उसका स्टेजिंग करना, ठीक है। और स्टेजिंग का मतलब होता है कि और कैंसर है कहाँ तक फैला हुआ, उसकी बॉडी में जो है कहाँ तक फैला हुआ है। बायोप्सी आपने मुझे दिखाई है ब्रेस्ट की या स्टमक की और या से लंग की, यूट्रस की, उससे खाली इतना पता चलता है कि इस लंग में कैंसर है, इस ब्रेस्ट में कैंसर है, इस यूट्रस में कैंसर है। उसका स्टेज कितना है उसके लिए अब मेरे को CT स्कैन्स करने पड़ेंगे, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जिनको बोलते हैं, वो अपने को चाहिए होते हैं। जनरली
चेस्ट का होता है तो सीटी स्कैन चेस्ट लगता है, एब्डोमेन लगता है, यूट्रस का होने से भी चेस्ट एब्डोमेन लगता है। मतलब अलग अलग जो कैंसर्स हैं उनके अलग अलग स्टेजिंग प्रोसीजर्स है। तो यूजुअली उसमें रेडियोलॉजी इन्वॉल्व होती है, यूजुअली उसमें सीटी स्कैन इन्वॉल्व होते हैं। और कोई कोई कैंसर ऐसे हैं जैसे कि टेस्टिकुलर कैंसर वगैरह होता है, उसमें स्टेजिंग के अंदर भी ब्लड टेस्ट लग सकते हैं, राइट। जनरली आजकल क्या करते हैं, पेट सीटी होता है, पेट सीटी के अंदर में पेट स्कैन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर में सारे शरीर का वो स्कैन कर देता है, कहाँ कहाँ से एक्टिव साइट है कैंसर की उसमें वो भी पता चल जाता है। तो उस एक इन्वेस्टिगेशन में सारा जो है स्टेजिंग प्रोसीजर हो जाता है। अब जब स्टेजिंग प्रोसीजर जब आ जाता है मेरे पास में, उसके बाद में मैं उससे पेशेंट से बैठ के डिस्कस कर सकता हूँ कि आपका ये ट्रीटमेंट है, ये बीमारी है, इतनी फैली हुई है और ये स्टेज है उसका। इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेल पेशेंट को क्या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए क्या इलाज होता है? देखिए ऐसा है कि मेल्स में भी ब्रेस्ट तो होते ही है ना, हालांकि रूडिमेंट्री होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, लेकिन होते तो हैं। और 1% ऑफ ऑल दी ब्रेस्ट कैंसर केसेस आर फाउंड इन मेल्स। मतलब अगर 100 अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के केस अगर इकट्ठे करेंगे, एक उसमें से मेल निकलेगा जिसको कि ब्रेस्ट कैंसर है। उसका भी इलाज एकदम से वैसा ही होता है जैसे कि किसी लेडीज के ब्रेस्ट कैंसर का होता है, बिल्कुल वही ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है उसको। थैंक यू सर। सर कैंसर एक्चुअल क्योर हो सकता है सर? फुल्ली क्योर हो सकता है? देखिए देर इज लाइक एज आई सेड, मैं शुरू में जो बोला था कि मेडिसिन के अंदर में कुछ भी चीज ऐसी नहीं होती जो कि 100% होता हो ना। कोई भी चीज 100% यस नहीं होती, कोई भी चीज 100% नो नहीं होती है। मेरे अपने पेशेंट 2-3 हैं जो कि पैनक्रियास के थे और उनका मैंने ट्रीटमेंट करा होगा कम से कम भी 15 साल पहले, और आज तक फॉलोअप के लिए आ रहे हैं। फॉर्चुनेट पीपल, एंड इवन आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करा जो कि ठीक चल रहे हैं अभी तक। एकदम अर्ली स्टेज था, उनको ऑपरेट करा लिया, अच्छे हो गए। लेकिन पैनक्रियास का जो कैंसर है उसको इलाज करने में तकलीफ होती है भाई, मुश्किल होती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कैंसर्स टू ट्रीट। ठीक है, अभी डिफिकल्ट टू ट्रीट कैंसर्स में कौन कौन से होते हैं? देखिए डिफिकल्ट टू ट्रीट कैंसर्स में कैंसर ऑफ द पैनक्रियास, कैंसर ऑफ द गॉल ब्लैडर, लिवर के जो कैंसर्स होते हैं कोलेंजियोकार्सिनोमास, ब्रेन के अंदर में ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म जिसको बोलते हैं, वो ब्रेन कैंसर एक तरह का होता है, वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, राइट, उससे मुश्किल होती है। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स विच हैव गॉन इनटू स्टेज 4, जो कि अपना जो ओरिजिन की जगह है उसको छोड़ के और जगह स्प्रेड हो जाते हैं, उनको ट्रीट करना मुश्किल होता है। ये सारे अनट्रीटेबल की गिनती में आ सकते हैं। ट्रीटेबल कैंसर्स में कौन कौन से होते हैं? बच्चों में जो एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया होता है, 100 में से 60 बच्चे ठीक हो जाते हैं भगवान की दया से, बिल्कुल ओके। ऑन्कोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज एडवांस दिस डेज, और ये बच्चे 100 में से 60 बच्चे ठीक हो जाते हैं इलाज लेने से। ठीक है, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर is what to be considered as treatable, and probably all cancers of stage 1. I mean, I can't think of any cancer stage 1 जिसकी की complete surgery हो गई हो और वो ठीक नहीं हुआ हो, right? But then as I said, nothing is 100%, लेकिन as a rule of the thumb, you can take them as treatable, as curable, all stage 1 cancers. ये बात है। ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, अगर बहुत देर से दवाई ले रहे हैं लॉन्ग टाइम से, उसका क्या उनको क्या कैंसर हो सकता है? क्या कोई आशंका है उनको कैंसर होने में? कोई भी डिजीज का अगर लॉन्ग टाइम से दवाई चल रहा है तो?
देखिए, कोई भी बीमारी का लॉन्ग टाइम इलाज चल रहा है तो कैंसर हो सकता है क्या? डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चंस बिकॉज आई रियली डोंट थिंक ऐसा कुछ डेटा है हमारे पास में कि जिसको लंबी दवाई चलती है उसको उसको कैंसर ज्यादा होता है क्या. लेकिन यू आस्क्ड मी अ गुड क्वेश्चन एंड a good place to look will be do diabetics have an increased incidence of cancers in them? क्योंकि डायबिटिक्स को सारे लंबे टाइम तक दवाई चलती है. जो लोग ओरल दवाइयाँ लेते हैं फिर उनको पेट के इंटेस्टाइन के कैंसर ज़्यादा होने चाहिए. जो लोग स्किन के नीचे इंसुलिन लेते हैं उनको पे स्किन कैंसर मतलब उस साइड के कैंसर ज़्यादा होने चाहिए. होते हैं क्या? Not that I know of. Right. So yours would be a difficult question to answer, and I don't think I have a accurate answer or a definitive answer for that. Okay, sir. Thank you. Sir, with your kind permission, I would like to ask few questions. Yes, please. First of all, good afternoon, sir. Sir, in the beginning of the session, you had given us the list of many symptoms that we can know. They tell us that a person could have a cancer symptoms like difficulty in swallowing, hoarseness, swelling, abdominal bleeding. So all these symptoms are pertaining to any particular type of cancer or any type of cancer. These are the symptoms. Yeah, you seem to be very well informed, I must say. You know what? These can be the symptom of any kind of cancer. Okay, sir. जब आपने इतना ही मेरे से पूछा है तो जाहिर है मैं आगे जो बोलूँगा वो भी आपको समझ में आएगा. Suppose there is a swelling anywhere on the body. Okay, sir. Right. Now, in the breast, it could be an infiltrating duct carcinoma. In the neck, it could be secondaries from the neck. It could be a lymphoma. And on the bone, it could be a bone tumor. और सबका symptom क्या है? Swelling है. Yes, sir. Correct. है ना? तो it can be varied cancers, but just one symptom. अगर इससे छोटा एग्जाम्पल दूं ताकि औरों को भी समझ में आए, आदमी को खांसी है. जी सर. राइट. खांसी कहाँ से आ सकती है? कहाँ का कैंसर का सिम्टम हो सकता है खांसी? आइडियली माउथ और कैंसर है, गले का कैंसर है. जी सर. राइट. लंग्स का कैंसर है. जी सर. लंग्स में सेकेंडरीज हैं. जी सर. एंड द स्पेक्ट्रम इज ह्यूज. खांसी का आप अपनी मर्जी से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो इसलिए तो बोलते हैं कि तकलीफ हो जाती है लोगों को. जी सर. खांसी हुई, खांसी की दवाई पी ली, हो सकता है 4 दिन ठीक हो जाएगी, फिर वापस 4 दिन के बाद में आपने दवाई ले ली, फिर 10 दिन ठीक हो गई. वो इस तरह से बढ़ते जाती है बीमारी. फिर ये होता है. जी सर. Sir, second, thank you for this particular query, sir. The second question I have is about the testicular cancer. Sir, as you mentioned in the previous conversation, that all kinds of stage 4 cancers are difficult to treat. Yeah. So even in case of testicular cancer, if someone is facing and that person is in the stage 4, so is that also difficult to cure? See, what I said is you have also answered your own question. Right. Probably what you meant to ask is that incurable? Yes. Right. What I said is that in medicine, nothing is 100%. Correct, sir. Okay. 100% मतलब अच्छा भी नहीं है, 100% खराब भी नहीं है. Okay. जी sir. Now, stage 4 cancers, as a rule of the thumb, are difficult to treat. I did not say impossible to treat. या treatment हो ही नहीं सकता. Right. And testicular cancers seem to be one of those cancers that, irrespective of the stage, we still adopt a curative approach for them. मतलब इच्छा यही होती है, मंशा यही होती है मन में, मुझे इस आदमी को ठीक करना है. जी सर. ठीक है ना. और वही अगर लंग कैंसर मेरे पास में स्टेज 4 में आता है, तो मेरी मंशा क्या होती है कि मैं इस आदमी को जितने दिन तक मैं इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ में इसको दे पाऊं, मैं चेष्टा करूंगा.
जी सर। राइट, इस अप्रोच में और जो मेरा जो टेस्टिकुलर कैंसर की अप्रोच है, कम वॉट में मैं इस आदमी को ठीक करना चाहूंगा। यस सर। अप्रोच में फर्क हो गया ना? जी सर। वो बात। Okay, sir. Sir, the third question I have is any kind of cancer, as a matter of fact, is there any particular period for any stages? For example, 2 years or 3 years, that particular cancer will be in first stage, then second stage. Is there any particular rule, or it depends upon individual? How is this? That's a very interesting question that you've asked me. और इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल ट्यूमर बायोलॉजी। राइट, अगर मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो ये है कि अलग अलग पेशेंट्स में स्टेजिंग में टाइम अलग अलग होता है भाई, है ना? क्यों होता है? वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्यों होता है। एक पेशेंट स्टेज 1 से स्टेज 4 में 1 साल में चला जाता है, एक पेशेंट स्टेज 1 के अंदर में 5 साल निकाल देता है। जी सर। है ना? क्यों निकालता है, कैसे निकालता है, क्या फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर में, देखने की बात ये होती है, एक्सप्लॉइट करने की सिचुएशन ये होती है कि स्टेज 1 में जिस पेशेंट ने 5 साल निकाले, उसके साथ में क्या ऑपरेटिव फैक्टर्स थे, एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब उसकी बॉडी में क्या ऐसा था, कौन से सब्सटेंसेस ऐसे सिक्रीट हो रहे थे, या कौन से सब्सटेंसेस ऑलरेडी थे, या उसका जीन मेकअप क्या था जो कि उसका स्टेज 1 इतना चल गया और अगले का स्टेज 1 साल भर भी नहीं चला। You know, that is the study matter of individual tumor biology. Okay, sir. Yeah. Thank you so much. For various people. जी sir. जी Sir, next question I have is that is there any particular? ये सवाल सारे आपके हैं कि आपके जितने फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी आपको लिख के दे दिए हैं? Sir, I have people ask me different questions. Okay, I have few questions also. चलिए, okay. So मुझे लगता है कि इन सारे Let's carry on. Yes, sir. Sir, I wanted to ask you that is there any particular kind of diagnostic test which is available which can give us the comprehensive idea of any kind of disease or any kind of cancer specifically one person has? We've talked about this before in the earlier part of my discussion. Yes, sir. So there is no one test which will be able to detect a cancer in its early stages. Okay, sir. And I'm talking of de novo pickup of cases की मतलब पेशेंट अभी तक हेल्दी है, उसको कोई साइन और सिम्टम नहीं है, ठीक है? जी सर। कोई डायग्नोसिस नहीं है उसको कैंसर का। बहरहाल आपके सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, there are some tests now which will pick up malignant cells in patients who have already received treatment for cancer. Okay, sir. Right. उसमें क्या करते हैं कि जैसे पेशेंट एकदम आपने इलाज दिया, एकदम से ठीक हो जाता है पेशेंट, उसके बाद में क्या करते हैं, this is still being studied and things. Yes. We can do his blood test and try to pick up cancer cells in that blood test, right? Okay, sir. जिसके जितने ज्यादा ब्लड सेल उसमें मिलते, कैंसर सेल्स मिलते हैं ब्लड में, उतना ज्यादा उसको रिलैप्स का चांस हो सकता है। Okay, sir. या जितना उसका कैंसर सेल्स मिलता है उतना उसका रेस्पॉन्स का डेप्थ हो सकता है। Okay, sir. But then have these tests will they be able to pick up de novo cases? Not that I know of. Okay, sir. Thank you so much, sir. Okay. So you know what? It seems interesting कि लोगों के मन में इतने सवाल होते हैं, इतने सब कुछ होते हैं, and yet because all these questions which you people have asked me just now, किसी ने मेरे से आउटडोर में नहीं पूछे आज तक. I really don't know why. अगर आप लोगों के मन में सवाल है, यदि आप लोगों के मन में जिज्ञासा है, तो फिर अगर किसी के साथ आप आए हो या किसी को जानते हो तो उसको बताने की बात है कि भाई समझिए बीमारी को पहले पूरा. नहीं समझेंगे तो लड़ेंगे कैसे, है ना? नहीं समझेंगे तो अवेयर कैसे होंगे?
और अवेयर नहीं होंगे तो अपने आप को पकड़ेंगे कैसे, मतलब अपने आप में कोई सिम्टम हो तो उस बीमारी को जल्दी से पकड़ेंगे कैसे। तो इन सब कीप एन ओपन माइंड, जैसे बोलते हैं ना कि कीप एन ओपन माइंड, समझने की चेष्टा कीजिए किस लिए खांसी आ रही है आपको। इसके पहले तो खांसी नहीं आई थी कभी, Yes, sir. अभी अगर आपको 15 दिन से 20 दिन से खांसी आ रही है तो क्यों आ रही है, इसके पहले तो नहीं आई थी ना। खांसी जनरली सर्दी में हो सकती है, हफ्ते 10 दिन में सबको बंद हो गई, आपको 25 दिन से हो रही है, भाई क्यों नहीं बंद हुई। ठीक है, बाउल अपसेट है, स्टूल अपसेट है, ठीक है, स्टूल अपसेट है अगर, जस्ट अ मिनट, Sure. ओके ओके, अगर स्टूल अपसेट है तो हर एक आदमी को 40 के बरस तक, मैंने बोला था कि कैंसर स्क्रीनिंग चालू होती है आफ्टर द एज ऑफ 40, Yes, राइट, sir. उसके पहले जनरली नहीं होती है अनलेस यू हैव एग्रेवेटेड सिम्टम्स। तो जैसे 40 बरस तक आते आते आदमी को मालूम हो जाता है कि मेरे स्टूल सिम्टम्स ये हैं, मेरे को एक बार सुबह जाना पड़ता है, एक बार शाम को जाना पड़ता है, फाइन, उससे मेरा काम हो जाता है। कभी Yes. शादी ब्याह में जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो वो बात अलग है, 1-2 दिन के लिए पेट सबका अपसेट होता है ना, आपका भी होता है, मेरा भी होता है। जी सर. इफ यू रियलाइज कि नहीं भाई पिछले 20 दिन से अब तक तो मुझे खाली एक ही बार स्टूल जाना पड़ता था, अब मुझे 3 बार जाना पड़ता है स्टूल दिन के अंदर, राइट, दैट शुड सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग। ओके, होर्सनेस ऑफ वॉइस, जब भी चेंज ऑफ सीजन होता है मेरी 10 दिन के लिए आवाज बैठती है भाई, है ना, रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, मेरी आवाज तो 10 दिन के लिए, और अक्टूबर में बैठती है, हर मार्च के अंदर मुझे गले में तकलीफ होती है। लेकिन इस साल अक्टूबर भी आ गया, अक्टूबर भी जाने को है और मेरी आवाज तो अभी तक ठीक ही नहीं हुई भाई, अभी क्या मुश्किल होगा। ठीक है सर. Isn't there something wrong there? Yes sir. It is something wrong, right? Yes. तो उस बात को ध्यान में देने की बात है। So you know that is what you need to be aware of. ये सारे अवेयरनेस का, ये सारे ओपन हाउस का जो मकसद है वो यही मकसद है कि यू पीपल इन जनरल शुड बी अवेयर कि क्या कर रहे हैं अपन और क्यों कर रहे हैं और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। Yes. ये बात है जो आम धारणा में जो लोगों में है ना कि कैंसर इज इनक्योरेबल, कैंसर इज वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑल। खैर अपन एक्सपेंस की बात तो नहीं करेंगे अभी, बट अगर मैं इनक्योरेबल की बात अगर मैं करता हूं तो यू नो इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर आप 4 दिन से अगर आपको जो टीचर ने होमवर्क दिया है नहीं करके लेके जाएंगे तो एक दिन तो टीचर स्केल से मारेगी ना भाई। Yes. यू नो इट इज समथिंग लाइक दिस। आपको 6 दिन से, आपको पिछले 1 महीने से आपको रोज आपको तकलीफ है, अगर आप नहीं गए डॉक्टर के पास में तो एक दिन तो फिर तो प्रॉब्लम होगी नहीं। Yes sir. एक दिन तो तकलीफ होगी ना, वो बात। Definitely sir. So you know about the blood test and all, जो मैं आपको शुरू में बोला था, you know blood tests are an integral part of cancer treatment। अक्सर लोगों को हमारे आउटडोर में शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब किसी भी डॉक्टर के पास में चले जाएं, हम तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास में, तो ब्लड टेस्ट इतने सारे लिख देते हैं कि हमारी जेब तो उसी में खाली होने लगती है। Okay sir. You know what, I agree over there। मैं उस बात में आर्ग्यू नहीं कर सकता, डिस्प्यूट नहीं कर सकता उस बात को, क्योंकि देखिए ऐसा है, बड़ी बीमारी है और इलाज बड़ा है। जितना बड़ा इलाज होता है उतना ही बड़ा इफेक्ट भी मिलता है, उतने बड़े साइड इफेक्ट भी मिलते हैं, राइट। तो ये मॉनिटर करना ज़रूरी होता है कि सबसे पहली बात तो आप ये जो मैं दवाइयाँ लिखने वाला हूँ आप वो ले पाएंगे, राइट। उसको देखने के लिए भी कुछ ब्लड टेस्ट चाहिए होता है। उन दवाइयों को आपके लिवर पे क्या असर होगा, जब तक मैं आज के लिवर की स्थिति नहीं जानूंगा, जब तक मुझे ये कैसे पता लगा कि दवाई ने क्या असर करा आपके लिवर पे। यस सर। अगले महीने आप जब 1 महीने की दवाई ले चुके होंगे, उसके बाद में वापस मुझे जांच करानी पड़ेगी कि इसका आपके लिवर पे क्या असर हुआ। 1 महीने के बाद में जो मैं जांच कराऊंगा उसमें मैं ये देखूंगा कि ये दवाई मैं इतनी ही इंटेंसिटी में दे सकता हूँ कि इससे कम करूँ, इससे ज़्यादा करूँ।
Right. फिर वापस ब्लड टेस्ट चाहिए मेरे को, ठीक है। जैसे कि कुछ दवाइयाँ होती है जिनका कि असर हार्ट के ऊपर में होता है, हार्ट का फंक्शन देखना पड़ता है मेरे को, हर महीने में, हर 3 महीने में हार्ट का फंक्शन देखना, राइट। किसी Yes. दवाई का किडनी के ऊपर असर हो सकता है, किसी दवाई का किसी और फैक्टर के ऊपर असर हो सकता है। तो ब्लड टेस्ट एक तो इनिशिएशन के लिए जरूरी है कि मैं दे सकता हूँ क्या इलाज। अगला ब्लड Yes. टेस्ट कराता हूँ कि इसका इलाज का असर कितना हुआ आपके ऊपर। जैसे किसी को मैंने इंजेक्शन दिया और उससे पता लगा कि उसके वाइट सेल्स अगर उसे घटेंगे, तो वाइट सेल्स कब घटते हैं, कितने घटते हैं, उसको भी तो क्वांटिफाई मुझे करना पड़ेगा ना। Correct. उस हिसाब से इंजेक्शन बताऊंगा आपको वो। और फिर अब अगली साइकिल का टाइम आ गया, अब वो दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए फिर वापस ब्लड टेस्ट चाहिए मेरे को। तो जो 21 दिन का साइकिल होता है 3 बार ब्लड टेस्ट हो गया उसमें। Yes. लेकिन ये सब जरूरी होता है, ये सब इलाज के लिए जरूरत है, इलाज का एक हिस्सा होता है ये सब। Yes. अब जैसे मैंने बोला कि अपने को ब्लड टेस्ट कराने होते हैं, वैसे ही अपने को रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी कराने होते हैं। जैसे किसी को पेट में ट्यूमर है, किसी को लंग के अंदर में ट्यूमर है, और मेरे को उसको 3 साइकिल मैंने उसको कीमोथेरेपी के दे दिए हैं, तो मुझे ये भी तो जानना जरूरी है कि ये 3 साइकिल्स को असर कितना हुआ उसको। इस 3 साइकिल में उसका ट्यूमर छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ है। छोटा हुआ तो क्या उसका ऑपरेशन कर सकता हूँ, और अगर वो बड़ा हुआ हो तो फिर इन 3 साइकिल से काम नहीं करा, फिर मुझे दवाई चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी तो मुझे इवैल्यूएशन की जरूरत है, उसके लिए भी तो मुझे सीटी स्कैन कराना पड़ेगा उसका। Yes. तो कैंसर में इन्वेस्टिगेशंस वुड बी रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप। एक तो रिस्पॉन्स इवैल्यूएशन करने के लिए, और अगर मेरे को ट्रीटमेंट में कुछ बदल करना है क्या, डोज ऊपर नीचे करनी है क्या, या ट्रीटमेंट लाइन को चेंज करना है क्या, इन सब के लिए जो है। और जब तक पेशेंट एक्टिव ट्रीटमेंट पे होता है तो इन्वेस्टिगेशन भी उतने ही एक्टिव होते हैं फिर उसके साथ। Correct. चलिए, तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर नाउ। आई डोंट थिंक देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस। सर, नॉर्मल पब्लिक के लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि ये करो तो कैंसर होने का संभावना कम होता है, मतलब? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी। एंड देखिए, ऐसा है, लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। इट इज वेरी इजी फॉर मी टू से दैट, लेकिन कंपोनेंट्स क्या है उसके? एक तो ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज कीजिएगा। रेगुलर कितनी रिकमेंडेड है एक्सरसाइज? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जाके 6 पैक बनाने जिम के अंदर में, लेकिन रिकमेंडेशन ये है हाफ एन आवर 5 to 6 days a week। खाली आधे घंटे की बात है, अपने आप को दीजिए आधा घंटा, 30 minutes ऑफ एक्सरसाइज 5 to 6 days a week। ठीक है, संडे को सोइए आराम से, कोई नहीं उठाने के लिए आने वाला है, बट 6 days a week आधा घंटा करने की है एक्सरसाइज। ओके, एंड इफ यू डू एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल अवॉइड ओबेसिटी। जो मोटापा है उसको अवॉइड करने का है। अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल। अल्कोहल आई मीन आजकल थोड़ा सा मुश्किल होता है अवॉइड करना, यंग पीपल और औरों के लिए, सबके लिए। तो फिर लिमिट क्या है उसकी? 60 ml ऑफ अल्कोहल, 60 ml ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल इन अ वीक ना, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा रिस्क बढ़ती जाती है ये सब। देन कम्स मोस्ट ऑफ योर फूड। ज्यादातर जो खाना होता है वो शाकाहारी होना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में बोला था, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन जरूरी है। इट सेव्स यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ मैलिग्नेंसीज, स्पेशली इंटेस्टिनल कैंसर, उसको अवॉइड कीजिएगा, है ना। और स्किन कैंसर्स को अवॉइड करने के लिए जो है, ट्राई टू अवॉइड सनलाइट 10 से 4 के बीच के अंदर में, वो सनलाइट अवॉइड कीजिएगा, तो उससे स्किन कैंसर का खतरा कमती होता है। ज्यादातर ये रिकमेंडेशन अपने लोगों के लिए नहीं है, इट्स मोर फॉर द वेस्टर्न पीपल, ये वाला, ठीक है। एंड देन कम्स ड्रिंक एटलीस्ट 2 liters ऑफ
क्लीन फिल्टर्ड वाटर एवरी डे। इससे सस्ता मैं आपको प्रिकॉशन, इससे सस्ता इलाज, इससे सस्ता बचाव का तरीका मैं नहीं बता सकता भाई। ड्रिंक एटलीस्ट 2 liters ऑफ क्लीन फिल्टर्ड वाटर। 2 लीटर साफ शुद्ध जल रोज पीजिएगा, इट हेल्प्स। इसकी रिकमेंडेशन की जरूरत क्यों पड़ी है? आप और हम ज्यादातर एसी घर में रहते हैं, एसी ऑफिस में रहते हैं, एसी गाड़ी होती है, आप जिस ट्रेन से ऑफिस जाते हैं वो ट्रेन एसी होती है, राइट? तो आदमी को प्यास नहीं लगेगी तो पानी कब पिएगा? करेक्ट सर। इसलिए बात है कि प्लीज इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आप एसी ऑफिस में काम करते हैं, कुछ और करते हैं, एवरी आवर टेक इन अ ग्लास ऑफ वाटर। 2 लीटर का आपके पास में, मेरा मतलब है लिक्विड इंटेक से, है ना, पानी से मतलब है लिक्विड इंटेक से। तो 2 लीटर लिक्विड इंटेक आपका 24 घंटे में होना चाहिए। 24 घंटा इज अ नाइस वे ऑफ सेइंग इट। आदमी को लगता है हाँ चलो 24 घंटे में तो पी लेंगे, बट द पॉइंट इज दैट जागने का टाइम तो 10 घंटे ही मिलता है भाई, राइट सर। 8 to 8 या 8 to 10, है ना, उस बीच पीना आपको पानी सारा। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, ताकि आपका जो है कैंसर से बचाव रहे, ये करने का। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Very useful information. Okay. So bye bye everybody. Thanks a lot. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you very much.